शिक्षा एवं तनाव परामर्श शाखा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड साइबर फ्रॉड जागरूकता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। महानिदेशक आईटीबीपी के मार्गदर्शन में आयोजित इस फाइनेंशियल लिटरेसी एंड साइबर फ्रॉड जागरूकता कार्यक्रम में हमारे देश भर की फील्ड फॉर्मेशन सीधे जुड़ चुकी है। साथ ही बल की सीमा चौकियों और छत्तीसगढ़ के सीओबी से भी जवान हमसे जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम को डीटीएच, वंदे गुजरात, चैनल 4 और आईटीबीपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब और फेसबुक पर सीधे प्रसारित किया जा रहा है। हम आज का यह अति महत्वपूर्ण सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका विषय, जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड साइबर फ्रॉड जागरूकता कार्यक्रम है। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में श्री अरुण सावनी जी हैं और श्री अखिल भटनागर ह्यूमन केयर फाउंडेशन से हैं। दोनों ही इस मामले के एक्सपर्ट हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच शिकायत एवं कल्याण निदेशालय से श्री सीएम केटी शर्मा, उप महानिरीक्षक, उपस्थित हैं। साथ ही बल मुख्यालय से हमारे साथ शिक्षा एवं परामर्श शाखा से अधिकारीगण मौजूद हैं। आइए आज के हमारे मुख्य वक्ता से आपका एक संक्षिप्त परिचय कराते हैं। श्री अरुण सावनी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं ह्यूमन केयर फाउंडेशन के और श्री अखिल भटनागर हेड हैं आईटी एंड ट्रेनिंग, ह्यूमन केयर फाउंडेशन, न्यू दिल्ली से। जैसा विदित है कि आईटीबीपी के हिमवीर विषम परिस्थितियों में रहकर दूर दराज के क्षेत्रों में अपने ड्यूटियों का सम्यक निर्वहन करते हैं। इस कारण कई बार वे फाइनेंशियल लिटरेसी एंड साइबर फ्रॉड जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी अपडेट नहीं हो पाते हैं। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी और साइबर फ्रॉड आज के समय का एक ऐसा विषय है, या कहिए कि एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हम जितनी भी जानकारी ले लें, कई बार वह कम पड़ती है। बहुत से जानकार लोगों को भी मैंने देखा है जो लोगों को जागरूक करते हैं, उनके साथ भी फ्रॉड होते देखे गए हैं। हम सोशल मीडिया और मीडिया पर ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं, देखते हैं, जो दूसरों को इस फ्रॉड से बचाने की शिक्षा दे रहे थे, लेकिन फ्रॉड उनसे 2 कदम आगे निकले। उन्होंने तकनीकी का बेहतर उपयोग किया और खुद साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए। तो हमें यह विश्वास है कि हम जो आज हमारे पास एक रोबस्ट टीम है, जो दोनों हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, इनका जो एक विराट अनुभव है, इसका लाभ लेते हुए इस विषय पर हम अपनी जानकारी के होराइजन को थोड़ा और डेवलप करेंगे, हमारी समझ थोड़ी सी और मुकम्मल होगी। अभी बहुत से लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो हमारी बटालियंस हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, फील्ड फॉर्मेशंस हैं, वहाँ से भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। और यहाँ मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि यदि आप यह कार्यक्रम नहीं देख पा रहे हैं तो आईटीबीपी के यूट्यूब और फेसबुक पर तो बाद में भी आप इसको देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, नॉलेज इज स्ट्रेंथ, जितना ज्ञान हो वही हमारी शक्ति है। और इस व्याख्यान सत्र के बाद यदि आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई जिज्ञासा है, तो वो आप कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासा का प्रश्न होगा। और लैंडलाइन नंबर आपसे शेयर किया गया है, क्योंकि एक बार पूर्व में जब हमने ये कार्यक्रम किया था तो सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत से प्रश्न किए थे और लोगों ने ये सुझाव दिया था कि इस कार्यक्रम को दोबारा किया जाए। तो जो ग्रीवांस एंड वेलफेयर शाखा है, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लेते हुए दोबारा से इस विषय को हम लेकर के आए हैं और कुछ और जानकारी के साथ, जिससे हमारे जो जवान हैं, जो हमारे हिमवीर हैं, उनकी नॉलेज, जो जानकारी का स्तर है, वो थोड़ा और प्रोफाउंड हो सके। और नंबर मैं आपको एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि आप इस पर अपने प्रश्न कर सकेंगे जब हम आपके प्रश्न को इनवाइट करेंगे तब। तो नंबर है 011-243-69484। तो अगर नहीं लिख पाए होंगे तो एक बार दोबारा से मैं इसको बोल रहा हूँ, इस नंबर को नोट करिए। ये आगे भी कभी भी जब आप इस तरह के सेशन में प्रश्न करते हैं तो नंबर यही रहता है। तो नंबर है 011-243-69484। और अब मैं श्री सीएम केटी शर्मा, उप महानिरीक्षक शिकायत एवं कल्याण से विषय प्रवेश के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद कमलेश। आज हम सबके लिए काफी गर्व का विषय है कि हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट जिनका काफी बड़ा तजुर्बा है, हमारे बीच अपना ज्ञान साझा करेंगे।
जो दो स्पीकर इस प्रकार होंगे, एक होगा फाइनेंशियल लिटरेसी पे, दूसरा साइबर फ्रॉड पे। तो जब वो बोलते हैं तो उनकी बात आप पूरी तरह सुने, उसके बाद जितने पॉइंट हों उसके उस समय लिखते जाएं, ताकि बाद में सारे सवाल का जवाब दिया जा सके। जब एक स्पीकर का खत्म हुआ, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उस समय पूछें, क्योंकि बीच में जो है फिर वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग चलेंगे, और आपकी जितने भी क्वेरी हो उसको लिखते जाएं, ताकि हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं इसका जवाब देंगे। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, मैं हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, डोमेन स्पेशलिस्ट हैं, उनको निवेदन करूंगा, श्री अरुण जी को, कि कृपया अपने ज्ञान से हम सबको लाभान्वित करने का कृपा करें। श्री अरुण जी। नमस्कार, मैं अरुण साहनी, मैनेजिंग ट्रस्टी ह्यूमन केयर फाउंडेशन से हूं। मेरा मेन सब्जेक्ट जो है वो साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जो बहुत इजी हैं, और एक बार अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो आई विल टेक श्योरिटी कि कम से कम आपके फ़ोन से आपको कोई हैक नहीं कर पाएगा, और ना ही आप इतनी जल्दी उनके झांसे में आने वाले हैं। और रही फाइनेंशियल एडवाइजरी की, और उसके लिए आपको मेरे भतीजे या मेरा बेटा कह लो, कुछ भी कह लो, अखिल जी आपको उसके बारे में बताएंगे, फाइनेंस के बारे में। सो मेरे ख्याल लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ साइबर पे। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, स्टार्ट। तकरीबन 100 लोग ठीक है सर। नमस्कार। तो यह जो सत्र है, यह फाइनेंशियल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग एक सेशन कर रहे हैं। आमतौर पे जैसे आजकल जो वास्तविकता है भारत में कि यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान में तेजी से वृद्धि हो रही है। साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग हमले और नकली निवेश, फेक इन्वेस्टमेंट जैसे कि योजनाएं में भी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सूचित वित्तीय निर्णय, दैट इज इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बहुत आवश्यकताएं हैं, और कमाई, बचत और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमको ये जो कोर्स, ये जो सेशन है फाइनेंशियल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी का, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जब व्यक्ति जो मनी मैनेजमेंट या कि धन प्रबंधन और डिजिटल सुरक्षा दोनों को समझते हैं, तो वे अपने धन को बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं, सही वित्तीय उत्पादों, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का चयन कर सकते हैं, सुरक्षित और विनियमित, रेगुलेटेड एंड सेफ सेवाओं के उपयोग भी करते हैं, और धोखाधड़ी या साइबर फ्रॉड से स्वयं को सुरक्षित करते हैं। तो ये सत्र जागरूकता पैदा करने, वित्तीय आरितों को मजबूत करने और प्रतिभागियों को उनकी कमाई, बचत और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए व्यवहारिक उपकरणों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मैं आपको एक छोटी सी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके, इनकम, एक्सपेंस, बजटिंग और सेविंग, मतलब आय, व्यय, बजट और बचत, इसके बारे में छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। रमेश और सुरेश दो दोस्त हैं जो समान वेतन कमाते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है पूरी तरह से अलग दिखता है। तो रमेश का जो महीना है, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और कोई बुनियादी बातें उनको नहीं पता है। तो जैसे उनके पास वेतन आता है, सैलरी आती है, वो अपनी इच्छा से उसको खर्च करते हैं, खर्चों का कोई ट्रैक नहीं रखते हैं, और इम्पल्स में आके, आवेग में आके चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि नए जूते खरीद लिए या सप्ताह के आखिर में कहीं घूमने चले गए, और बेकार, मतलब जो गैर जरूरी खर्चे करें। उनका कोई मासिक बजट नहीं बनाते हैं, ना ही कोई बचत रखते हैं, और ऐसा इसका नतीजा ये होता है कि उनके महीने के अंत में पैसे की बहुत कमी हो जाती है। इस कारणवश उनको जब इमरजेंसी पड़ती है
तो उनको हाई इंटरेस्ट उच्च ब्याज दर पे उधार लेने को मजबूर हो जाते हैं। तो रमेश हालांकि अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उनका पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है बिकॉज क्योंकि वो बहुत जल्दी इसको ठीक से मैनेज नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो उनका दोस्त है सुरेश, वो फाइनेंशियल बेसिक्स के रूल जो है उनको फॉलो करता है, उनको लेके चलता है। वह एक साधारण बजट बताता है, जैसे कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या चाहते हैं और क्या बचत वो चाहता है। इन सब के आधार पे वो अपना बजट बनाता है। एक छोटी डायरी अपने पास का रखता है, उसका उपयोग करता है अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए, लिखने के लिए। 50-30-20 रूल, ये मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, उसके बारे में वो नियम लागू करता है अपने पैसे को लेके। हर महीने की शुरुआत में एक निश्चित राशि फिक्स्ड अमाउंट बचाता है और अनावश्यक खर्चों से बचता है। एक इमरजेंसी फंड, आपातकालीन फंड जैसे कहते हैं, वो बनाता है और इस तरह से वो उधार लिए बिना चिकित्सा या पारिवारिक आपात स्थिति को संभालता है। तो सुरेश और रमेश दोनों ही एक चीज से सैलरी पे काम करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सुरेश बढ़ता है क्योंकि वो बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन करता है। तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी सी बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में आने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए, ताकि आप जो आपके पास जो साधन है, जो आपकी सैलरी है, उसको आप सही से इस्तेमाल करें, उसके आप सही से मैनेज कर पाए फंड्स को। तो इस कहानी के हमको सीख मिलती है कि मामला यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी कमाई को कैसे संभालते हैं। वही अपनी वित्तीय स्थिति वही आपकी वित्तीय स्थिति तय करता है। इट्स हाउ यू मैनेज व्हाट यू अर्न दैट डिसाइड्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो कहानी से मुख्य अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो है इनकम, जो आपके पास पैसा आ रहा है, जैसे कि वेतन, पेंशन, मजदूरी, ब्याज आदि से। एक्सपेंसेस, व्यय, मतलब जो जाने वाला पैसा है, जो आप पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि भोजन पे, ट्रांसपोर्ट पे, स्कूल फीस, ईएमआई, लोन की ईएमआईज पे, मोबाइल बिल्स पे, इस तरह के जो खर्चे करते हैं वो एक्सपेंस हो गए। बजटिंग, बजट बनाना। आय बनाम खर्चों, मतलब कि बैलेंस इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। आय बनाम खर्चों को संतुलित करने के लिए एक सरल योजना बनाना, बजटिंग करते हैं। और सेविंग, सेविंग मतलब खर्च करने के बाद नहीं, बल्कि खर्च से पहले पैसे अलग रखना। तो वो सेविंग एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है। तो ये कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रमेश और सुरेश अधिकांश भारतीय परिवारों को एक प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जैसी आय होने के बावजूद दो लोग इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि एक हमेशा आर्थिक संघर्ष करते रहे और दूसरा वित्तीय रूप से सुरक्षित रहे। तो इस अंतर की असली वजह है वित्तीय साक्षरता। अब हम समझते हैं ज़रूरतें और इच्छाएं के बीच में क्या अंतर आता है। तो ऐसा बहुत कॉमन होता है कि आपके पास कई महीने के अंत में नकदी कमी हो जाती है, कि आप ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों के लिए बचत करने में संभव नहीं है। तो अपनी आय को अपने खर्चों से संतुलित करना सीखना ज़रूरी है। तो नीड क्या है, ज़रूरत क्या होता है? एक अनिवार्य आवश्यकता, वह चीज़ जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो वांट क्या है? एक चाह, मतलब कि वो उस तरह के खर्चे, वह चीज़ जिसकी इच्छा होती है लेकिन वो अनिवार्य नहीं होती। मैं अभी कुछ एग्जांपल आगे आपके बताऊंगा कि नीड और वांट से क्या एग्जांपल्स हैं। हमें को अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए नीड्स एंड वांट्स के लिए, कि अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं के बीच अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि पैसा कहाँ और किस पर खर्च करना है। उदाहरण के लिए, जैसे सिर पर छत होना, एक घर होना एक ज़रूरत है। इसी तरह कपड़े, भोजन और दवाइयाँ भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन सिनेमा हॉल में फिल्म देखना एक इच्छा के रूप में माना जाता है। इसी तरह महंगी साड़ी, गहने आदि खरीदना भी इच्छाओं में आता है। तो हमको पहले अपनी जो ज़रूरत है उनको पहले पूरा करना चाहिए, उसके बाद इच्छा के बारे में सोचना चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक इच्छा या ज़रूरत के बारे में था। तो नीड बेसिकली जो जीने और काम करने के लिए अनिवार्य हैं, जैसे कि जैसे मैंने बताया था, भोजन और किराना के सामान, कपड़े, दवाइयाँ, स्वास्थ्य देखभाल, स्कूल की फीसें, किराया और घरेलू आवश्यकताएं जैसे बिजली, पानी, गैस,
ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके बिना रोज़मर्रा का जीवन सीधे प्रभावित होता है। तो इसलिए ये खर्चे अनिवार्य खर्च होते हैं। वांट्स मतलब इच्छा होना अच्छा है लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो जैसे कि बाहर खाना खाना, मनोरंजन करना, मोबाइल फ़ोन नया फ़ोन अपग्रेड करना, गहनों पे खर्च करना, महंगे कपड़े, एक्सेसरीज लेना या आजकल जैसे ऑनलाइन नेटफ्लिक्स, प्राइम एक्सेट्रा पे सब्सक्रिप्शन मिलता है, उस तरह की चीज़ों में पैसा अपना लगाना। तो इससे आपको थोड़ा आराम तो मिलता है, आनंद देता है, लेकिन ये इन काम को हम टाल सकते हैं कुछ समय के लिए। तो अपनी पहले ज़रूरतें पूरी करें और इच्छाएं को हम थोड़ा सा आगे के लिए प्लान करके रख सकते हैं। तो अगर हम अपनी इच्छाएं और ज़रूरतें समझ लें और अपने हिसाब से पैसा खर्च उसके हिसाब से करें, प्रायोरिटाइज करने की पहले ये खर्चा ज़रूरी है तो उस पर हम पैसा पहले लगाएं, ओवर स्पेंडिंग अवॉइड करें और हर महीने कुछ बचत करें। इस हिसाब से आप अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। हिंदी वाला पीपीटी नहीं है उधर, वो मैंने भेजा था हिंदी वाला पीपीटी नहीं हो रहा है। आप कर दो। अच्छा हिंदी वाला भी भेजा। अच्छा, क्योंकि हिंदी वाला ज्यादा अच्छा रहा। हाँ। ठीक, आप बोलते रहो, आप बोलते रहो, आपने तो फिर हम ठीक। अच्छा ठीक। जी, आप अपना जारी रखें। इनकम आय तो एक होती है एक्टिव इनकम और एक पैसिव, मतलब सक्रिय आय और निष्क्रिय आय। तो सक्रिय आय मतलब एक्टिव इनकम जो आय आप नियमित काम से प्राप्त होती है, जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, पेंशन कर रहे हैं, ये आपकी एक्टिव इनकम है, सक्रिय आय है जो आपको मिलनी है। पैसिव इनकम में है कि एक ऐसी आय मतलब निष्क्रिय आय ऐसी है आय है जो रोजाना मेहनत के लिए मेहनत किए बिना मिलती है, उसमें आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, जैसे कि आप एफडी, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, डिविडेंड, किराया, निवेश से मिलने वाली रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें हम पैसिव इनकम में मानी जाती हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आय के सभी स्रोतों का सही रिकॉर्ड रखना और उनका सही प्रबंधन करना ज़रूरी है, ताकि आप अपने खर्च पूरे कर सकें और भविष्य के लिए बचत कर सकें। एक्सपेंसेस, खर्चा, दैनिक जीवन जीने के लिए किए जाने वाले सभी भुगतान को खर्च कहते हैं। तो इसमें कुछ जैसे मैंने बताया था नेसेसरी एक्सपेंस नीड्स, जैसे मैंने पीछे अभी कवर किया, भोजन, कपड़े, आवास, परिवहन, संचार, चिकित्सालय इत्यादि इस तरह के आपके ज़रूरी खर्चे हैं। और फिर लाइफस्टाइल एक्सपेंस वांट्स हैं, जैसे कि जीवन शैली से जुड़े जो खर्चे हैं, जैसे कि छुट्टियाँ पे जाना, मनोरंजन, बाहर खाना, उपहार, ऑनलाइन लॉट खरीदारी, वो सब आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं। तो अपने सभी खर्चों को पहचानें और गैर ज़रूरी खर्चों को सक्रिय रूप से कम करने की कोशिश करें। यह समझने के लिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आप एक 3 महीने की आप सरल योजना एक बना के कर सकते हैं कि आप अपने हर खर्चे की रसीद अपने पास रखें, हर खर्च को रोजाना रिकॉर्ड करें, हर महीने के अंत में आप अपने खर्च का योग करें कि आपने इस महीने में कितना खर्चा किया, और ऐसा आप कार्य 3 महीने तक लगातार करें। तो जैसे जैसे आप खर्चों का रिकॉर्ड रखेंगे, कुछ पैटर्न्स आपको साफ दिखाई देने लगेंगे कि आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि आप पैसा कहाँ अनावश्यक रूप से खर्च कर रहे हैं। तो खर्चों को ट्रैक करना बेहतर मनी मैनेजमेंट या धन प्रबंधन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। तो आप एक सिंपल सी एक्सरसाइज करके ये आप कि आप हर महीने आप जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसकी एक रसीद रखें, एक रिकॉर्ड रखें उसका, महीने में टोटल करें और 3 महीने तक आप देख करके देखें कि आप क्या खर्चा कर रहे हैं गलत जगह पे अनावश्यक रूप से। तो इस तरह से आप अपने खर्चे और को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आपने जो पैसा आपने इनकम है आपकी जो आय है और जो खर्चा किया, उसको जो खर्चे को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो जो पैसा बचता है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो आपके पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास पैसा बच रहा है कि आप घाटे में हैं। अगर आपके पास पैसा बच रहा है मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है, तो उसका मतलब कि आपने अपने जो कमाया उससे कम खर्च किया। तो
अगर आपके पास पैसा बच रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो पुराने डेब्ट्स हैं, लोन है, उसको आप कोशिश करके उसको चुकाएं। आपकी जो सेविंग्स हैं उसको थोड़ा सा आप थोड़ी सी सेविंग्स में आप वो पैसा डालें। अपनी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि एफडी, आरडी, एसटी, सिप है, पीपीएफ है और जो भी स्कीम्स हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स आप बढ़ा सकते हैं और कुछ पैसा आप उसमें से अपनी इमरजेंसी फंड्स में रखें। तो ये ध्यान रखिए जब आप पैसा बचा रहे हैं तो आपको एक मौका मिल रहा है अपने पैसे को बढ़ाने का, वेल्थ जनरेट करने का। इसी तरह से अगर आपके खर्च, अगर आपका जो महीने में जो पैसा जो नेगेटिव आता है, मतलब घाटा होता है आपको कि आपने जितना पैसा है उससे ज़्यादा खर्चा कर लिया, तो आपको अपनी या तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी एक्स्ट्रा काम करके या कुछ साइड वर्क करके या इन्वेस्टमेंट्स करके अपने कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे। आप नीड्स और वांट्स के हिसाब से, जैसे कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वही खर्चे पे आप अपना पैसा खर्च करें और जो अनावश्यक चीज़ें उस पर खर्चा ना करें 2-3 महीने के लिए, ताकि आपकी जो नेगेटिव जो आ रहा है, डेफिसिट घाटा हो रहा है, वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन के लिए लोन्स लेने का थोड़ा सा अवॉइड करें। तो अगर आप इन चीज़ों को आप लेके चलते हैं तो आप किसी तरह से आपको अपनी इनकम और एक्सपेंस, मतलब आय और खर्चा को बैलेंस कर पाएंगे। लोन्स थोड़ा सा अवॉइड करें अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट। अब आते हैं बजटिंग पे। तो बजटिंग पे बहुत जो जनरल जो कॉन्सेप्ट चलता है 50-30-20 रूल चलता है। तो इसमें क्या रूल होता है? 50% जो है आपकी जो इनकम आ रही है वो आप अपनी आवश्यकताओं पे खर्च करें। तो जैसे कि जो आपको सपोज आपके पास 50,000 रुपये आपकी सैलरी आ रही है, तो कम से कम जो 50% है 25,000 रुपये आप अपने खर्चों के लिए, जो ज़रूरी खर्चे हैं, नीड्स हैं, जैसे कि खाना, फूड, किराया, EMI, बिल्स और स्कूल फीस वगैरह पे खर्च करें। 30% तक आप अपनी गैर जरूरी खर्चे, जैसे कि इच्छाएं हैं, जैसे कि आप शॉपिंग करनी है, कुछ एक्सेसरीज खरीदनी है, आप उस पर खर्च कर सकते हैं। और 20% करीब आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ और है कि अगर आप यंग हैं, अगर आपने करियर स्टार्ट किया है अपना, तो आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करीब 60-70 से ऊपर आप इन्वेस्टमेंट पे आप प्लान करना चाहिए। आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आप वो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी मॉडरेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे आपने स्टार्टिंग में 80% इन्वेस्टमेंट आपने प्लान किया जब आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब तक आप 50-45 के बीच में आते हैं तो वो घट के करीब 40-50% के बीच में आ जाने चाहिए। तो ये एक बेसिक थंब ऑफ रूल है 50-30-20 रूल। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं, एक बजट बना के चलते हैं, ये आप बेसिकली बजटिंग के लिए है आपका, तो आप जो आपके अनावश्यक खर्चे आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं जल्दी। जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आप महीने में पैसा बचा रहे हैं, वो आप बढ़ा सकते हैं। और जो आपके छोटे खर्चे करने के लिए कभी कभी बाहर से उधार लेना पड़ता है, वो आप उस पर भी आप अवॉइड कर सकते हैं। उसको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी आप करने के लिए, अगर आप ये बजट बना के चलते हैं तो। अब बात है सेविंग पे। सेविंग मतलब बचत। तो बचत आपके भविष्य को फाइनेंशियली सिक्योर, मतलब आर्थिक रूप से सिक्योर, सुरक्षित बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जितनी जल्दी बचत शुरू करेंगे उतना ही अधिक समय आपकी बचत को बढ़ने या ग्रो करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है कि अगर आपने जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपका पैसा ग्रो करेगा। क्योंकि आपको कंपाउंडिंग मतलब कि जो आपको ब्याज आपको मिल रहा है उस पर चक्रवर्ती ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट्स अपनी सेविंग्स स्टार्ट करेंगे तो उतना ही अधिक आप अपने बजट को बढ़ा सकते हैं। और सेव क्यों करना चाहिए? इससे आप एक अपना आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड, जो कि आप मेडिकल, फैमिली क्राइसिस कुछ होती है, कुछ इस तरह के मेडिकल खर्चे आते हैं, उसमें आप वो जो आपकी सेविंग आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स जैसे होते हैं कि या पढ़ाई के लिए या घर के लिए या बच्चों की शादी के लिए या कुछ आपको बाइक वगैरह खरीदनी है, उसके लिए आप पैसे बचा के आप वो चीज़ अपने अचीव कर सकते हैं।
और अपने जो ज़्यादा लोन होते हैं हाई इंटरेस्ट EMIs वाले वो अवॉइड कर सकते हैं। और थोड़ी सी आप स्ट्रेस और जो आपको जो परेशानी अगर हो सकती है लोन लेने के बाद, उससे आप थोड़ा सा बच सकते हैं। और आप जो आगे की जिम्मेदारियां जैसे कि बच्चे हैं, रिटायरमेंट है, उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अगर आप ऐसा ठीक से सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप नहीं करते हैं तो आप लोन के चक्कर में फंस सकते हैं। आप कोई इमरजेंसी आती है तो आप स्ट्रगल करेंगे, परेशान रहेंगे कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूं। तो फाइनेंशियली आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि आगे मैं किस तरह से बाहर निकलूं। फिर आप ज़्यादातर आप लोन ही लेंगे, और जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। और जितना जल्दी हो सके आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स चाहे तो आप बनाना शुरू करें, चाहे वो 50 रुपये हो, 20 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, वो कुछ भी हो, आप थोड़ा सा आप सेविंग स्टार्ट करें एटलीस्ट, क्योंकि छोटी छोटी सेविंग्स ही आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट में बड़ा लाभ दे सकते हैं। अभी हमने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करी थी। तो एक होता है आपके पास जो गोल्स हैं, जनरल गोल्स नहीं होने चाहिए आपके पास। गोल जो होता है स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है कि आपने एक जैसे गोल रखा कि मुझे अपने बाइक खरीदनी है, तो बाइक खरीदनी है तो एक तो नॉर्मल गोल हो गया कि ठीक है आपको बाइक खरीदनी है। स्मार्ट गोल का मतलब क्या हुआ उसमें कि मेरे को 50,000 रुपये में 10 महीने में एक बाइक खरीदनी है, उसके लिए मैं 5,000 रुपये महीना बचा के रखूँगा। तो स्मार्ट का है मतलब है ऐसे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। इसका मतलब मैं भी आगे बताऊंगा आपको। तो इस तरह से आप जनरल गोल बनाएंगे कि मुझे अपनी मोटर बाइक खरीदनी है, ये एक बहुत जेनरिक गोल हो गया। इस तरह से आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा सा स्पष्ट, मापने योग्य और समय सीमा वाला लक्ष्य रखें कि जैसे मैंने बताया कि मुझे 50,000 रुपये की बाइक खरीदनी है अगले 10 महीने में, तो मैं 5,000 रुपये महीना करीब इसके लिए मुझे सेव करना है। तो इसके लिए आप एक फिर प्लान बनाएंगे आगे चल। तो स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट। आपके वित्तीय लक्ष्य साफ और स्पष्ट होने चाहिए ताकि आप एक ठोस योजना बना सकें और ये जान सकें कि आपको क्या हासिल करना है। मेजरेबल, मापने योग्य। आपके लक्ष्य ऐसे हों जिन्हें आप माप सकें ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें और ये समझ सकें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अटेनेबल मतलब प्राप्त करने योग्य। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो लेकिन वास्तविक भी हो। वे आपकी वर्तमान आय और स्थिति को उसके अनुसार होने चाहिए ताकि आप उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित महसूस करें। ऐसा भी ना हो कोई आप लक्ष्य रखने की जो आप अटेन ही ना कर पाए, तो थोड़ा सा अटेनेबल मतलब प्राप्त ही ना कर पाए, ऐसा नहीं रखना चाहिए। रेलेवेंट, प्रासंगिक मतलब कि लक्ष्य आपके लॉन्ग टर्म जो आपके प्लान्स हैं, जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं, उससे जुड़े होने चाहिए ताकि आपके निर्णय आपके समय, वित्तीय सुरक्षा और भलाई को मजबूत करें। टाइम बाउंड, समय सीमा वाले होने चाहिए। तो हर लक्ष्य की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए जिसमें जवाबदेही बनी रहे और प्रगति मापा जा सके और प्रेरणा बनी रहे। तो ऐसे स्मार्ट लक्ष्य जो हैं वो वित्त सफलता की मजबूत नींव बनाते हैं। मैं आपको आगे एग्जांपल इसमें देता हूँ कुछ। तो स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट, जैसे कि एग्जांपल है कि जैसे मुझे अगले साल अपनी पोती के जन्म के लिए पैसे अलग रखने की ज़रूरत है। ये बहुत एक जनरल सा स्टेटमेंट हो गया कि मुझे अगले साल पोती के लिए जन्मदिन के लिए पैसे अलग रखना है कुछ। स्पेसिफिक क्या होगा, स्पष्ट क्या होगा कि मुझे अगले साल अपनी पोती के जन्मदिन के लिए 10,000 रुपये रखने की आवश्यकता है। तो आपने स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे 10,000 रुपये अगले साल तक अलग बचा के रखने हैं, ये आपका स्पष्ट हो गया। मेजरेबल, मापने योग्य, जैसे कि मैं जल्दी अपने क्रेडिट कार्ड का ज़्यादातर ब्याज चुका दूंगा। तो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट हो गया कि मैं जल्दी चुका दूंगा। मेजरेबल बोलेंगे जैसे कि मैंने अगले 6 महीने में मैं अपने सभी क्रेडिट कार्ड बिलों का पूरा भुगतान कर दूंगा। मेजरेबल हो गया कि मेरे पास 6 महीने का टाइम है, इस 6 महीने के अंदर मैं अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल को भुगतान कर दूंगा। तो ये हो गया मेजरेबल।
अचीवेबल मतलब प्राप्त करने योग्य, आई विल सेव मनी, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट कि मैं पैसा बचाऊंगा, ये जनरल स्टेटमेंट हो गया। इसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं जैसे मैं हर महीने 4,000 रुपये अलग रखकर हर साल 48,000 रुपये बचाऊंगा। तो अगर आपकी सैलरी आपको ये आपकी सैलरी के हिसाब से अगर 4,000 रुपये निकाल सकते हैं तो ये आपका अचीवेबल हो जाएगा कि आप 4,000 रुपये अपनी सैलरी में से पहले से निकाल के रख लिए और इस तरह से आप 48,000 रुपये एक साल के कमा सकते हैं। तो ये आप ये गोल अचीव कर सकते हैं। रियलिस्टिक, वास्तविक, नियमित रूप से बचत करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये थोड़ा रियलिस्टिक फिगर नहीं है कि मैं सेव करूंगा, मेरे अगर सैलरी 50,000 रुपये है, मैं बस पैसा बचाता रहूंगा, इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस बचा रहा हूँ, तो बचा बचा के पैसा मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगा, आप जितना भी आप उसमें सेविंग्स कर लें। तो इसके जगह हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि नियमित बचत से मैं अगले साल जनवरी तक कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, ये रियलिस्टिक है। कर्ज खत्म होने के बाद यदि मैं बचत जारी रखूं तो अगले दिसंबर तक मैं अपने 6 महीने के खर्च के बराबर राशि बचा लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें कि जो मेरी सैलरी है उसके हिसाब से, इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से मैं अपने जो लोन्स हैं, जो मेरा कर्ज है, अगले साल जनवरी तक उतार दूंगा, रियलिस्टिक है। और मैं अगर पैसा बचा के रखूंगा तो मैं अपने जो मैंने लोन्स अपने डेब्ट मैं उसको भुगतान कर दिया तो मैं थोड़ा पैसा बचा लूंगा, 6 महीने के मेरे खर्चे निकल जाएं जिससे, तो थोड़ा रियलिस्टिक फिगर है ये। टाइम बाउंड मतलब मैं जैसे कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाऊंगा, ये भी बहुत जनरल स्टेटमेंट हो गया। इसके जगह हम ये कह सकते हैं कि मैं हर साल अपनी बेटी के लिए अगले 10 वर्षों तक हर साल 50,000 रुपये बचाऊंगा। तो टाइम बाउंड क्या हो गया, मेरे पास 10 साल का समय है और मैं हर साल 50,000 रुपये अपनी बेटी की मैरिज के लिए, शादी के लिए बचा के रखूंगा। तो ये मेरा एक गोल हो गया, तो ये टाइम बाउंड हो गया। तो इस तरह के आपको गोल्स बना के रखने चाहिए ताकि आप प्रॉपर सेव कर पाएँ और आपके जो टारगेट्स हैं, जो आप चाहते हैं अचीव करना, जो चाहते हैं, वो आप उसको हासिल कर पाएँ चीज़ों को। फाइनेंशियल गोल जो है 3 प्रकार के आप कह सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट टर्म मतलब कि जो आपको 10 से 12 महीने में आपको चीज़ें हासिल करनी है, जैसे कि आपको टीवी खरीदना है अगले 10 से 12 महीने में, तो आप छोटी छोटी सेविंग्स करके आप टीवी खरीद सकते हैं। एक होता है मीडियम टर्म गोल, जिसमें कि आप 1 से 5 साल तक का आप समय दे सकते हैं उसको अचीव करने के लिए। जैसे कि आप किसी शादी के लिए आप कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे हैं तो आप उसके 2-3 साल में आप कंसिस्टेंट सेव करके आप वो पैसा जमा कर सकते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, जो 5 साल से अधिक जो आपके गोल होते हैं, आप लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं और टाइमलाइन 10 से ऊपर साल है, तो ये आप अपने इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि SIP, NPS, PPF के थ्रू आप कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बेसिकली आप छोटे समय, और 1 से 5 साल के लिए मीडियम टर्म गोल्स, और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे आपकी रिटायरमेंट है, उस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। कुछ मंथली स्मार्ट गोल्स जो मैं नीचे इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि आप वेडिंग के लिए, आप शादी के लिए 2,000 रुपये महीना 2 साल के लिए जोड़ना चाहते हैं तो करीब आपके पास 48,000 रुपये आपके पास हो जाएंगे। टीवी परचेज के लिए आप 1500 रुपये महीना जोड़ेंगे तो 10 महीने में करीब 15,000 रुपये आपके पास हो जाएगा। रिटायरमेंट के लिए आप 3,000 रुपये महीना अगर आप पेंशन या SIP में डाल रहे हैं तो इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा, मार्केट के हिसाब से जो भी चल रहा है उसके हिसाब से रिटर्न्स मिल जाएंगे आपको। एजुकेशन में आप 1,000 रुपये आप महीना आप बचा रहे हैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए। स्पेसिफिक्स पे आए। तो इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? निवेश वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपना पैसा शेयर्स पे, बॉन्ड्स पे या म्यूचुअल फंड जैसे फाइनेंशियल एसेट्स में लगा सकते हैं कि इस उम्मीद के साथ कि उसका मूल्य बढ़ेगा। तो इसमें 3 पिलर्स होते हैं, रिटर्न, रिस्क और लिक्विडिटी। रिटर्न क्या है? रिटर्न वो लाभ है जो आप निवेशक को अपने निवेश से प्राप्त होता है। तो ये आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट करा उसमें से आपको जो प्रॉफिट मिला, जो लाभ मिला,
वो आपका रिटर्न उसको कहते हैं, या आपकी इनकम हो सकती है जैसे कि ब्याज हो गया, डिविडेंड हो गया, या कैपिटल गेन हो सकता है जैसे कि संपत्ति या निवेश की कीमत बढ़ने से होने वाला लाभ। तो आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली कुछ, तो उसमें पैसा आपका बढ़ गया प्रॉपर्टी पे, तो वो आपका कैपिटल गेन में आ गया। रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी, मतलब कि अनिश्चितता। यह निश्चित नहीं होता कि आप निवेश से कितना लाभ होगा, या कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो जोखिम और रिटर्न साथ साथ चलते हैं, अर्थात जैसे कि अगर आप अधिक रिटर्न की संभावना के साथ अधिक जोखिम भी जुड़ा होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ज़्यादा रिटर्न चाहता हूँ, तो उसके साथ आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क इन्वॉल्व है। लिक्विडिटी, तरलता, मतलब है कि किसी इन्वेस्टमेंट को जल्दी और मौजूदा रेट्स पे आप निकाल करके उसका जो पैसा जो आपको बनता है वो आप ले सकें। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट पे आप इन्वेस्ट करके आप उसको स्टॉक को बेच करके इमीडिएटली आप फंड्स ले सकते हैं। गवर्नमेंट फंड्स में आप सरकारी बॉन्ड में आप पैसा लगाते हैं, तो उनको बेच करके आप इमीडिएट लिक्विडिटी ले सकते हैं। तो ये 3 बेसिकली पिलर्स हैं इन्वेस्टमेंट के। इसमें हमारे देश में इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, जिसमें कि आप बैंक में एक ऐसा फिक्स टर्म के लिए आप एक पैसा जमा कर देते हैं, और इसमें लो रिस्क होता है और कंजर्वेटिव होता है, मतलब एक सुरक्षित निवेश पसंद करने वालों के लिए ये होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम रहता है जो फिक्स डिपॉजिट होता है। फिर आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा समर्थित है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट योजना, जिसमें आकर्षक टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक आदर्श और सुरक्षित विकल्प है। म्यूचुअल फंड्स पेशेवर रूप से प्रबंधित फंड जो इक्विटी डेब्ट या दोनों के मिश्रण से निवेश करते हैं। इसमें आपके ग्रोथ के पोटेंशियल्स अच्छे रहते हैं। तो इसमें कुछ एजेंसीज होती हैं आप जो कि फंड्स को मैनेज करती हैं और अपने अलग अलग इक्विटीज पे डेब्ट पे पैसा लगाती हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको फंड्स पे पैसा लगाना होता है बस। स्टॉक इक्विटीज, तो कंपनियों में स्टॉक इक्विटीज मतलब शेयर मार्केट में जो ऐसे हम काम करते हैं। तो स्टॉक क्या है? कंपनी के ओनरशिप का निवेश। इसमें रिटर्न्स हाई होने का संभावना होती है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी बहुत रहते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ी सी मार्केट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एक है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हर महीने आपके नियमित रूप से आपके कुछ अपने खाते से कुछ पैसा आपका फिक्स्ड कट जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। और बॉन्ड्स हैं, ये बेसिकली जो शेयर की तुलना में जो है थोड़े से कम रिस्की होते हैं, और लेकिन रिटर्न्स इनके मॉडरेट रहते हैं। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक जैसे मैंने बताया कि एक ओनरशिप कंपनी में आप ले रहे हैं, उनके शेयर्स खरीद रहे हैं। तो आमतौर पे कंपनी क्या करती है, अगर उनको कुछ इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना है, प्लान करना है, फंड की ज़रूरत है, तो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स रिलीज करती है, तो इशू करती है। और जो बायर्स होते हैं उन स्टॉक्स को खरीदते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, वो शेयर होल्डर हो जाते हैं उस कंपनीज के। तो जब एक बार मैंने स्टॉक्स शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, तो उसके बाद मुझे, अगर मैंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं, तो मुझे उस पर डिविडेंड मिलता है। एक चीज मैं यहाँ थोड़ा सा बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, सॉरी, कि हमें ना ये चूंकि स्टॉक और शेयर इन चीजों के बारे में जवानों को के लिए ये ज्यादा आवश्यक नहीं है। इसको हम बहुत शॉर्ट में, मतलब 1 से 2 मिनट में अपनी बात इसको खत्म कर लीजिए। ठीक। जो हमारे हिमवीरों के काम की चीज है, जिस पर हम फोकस करना चाहते हैं, वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस और फ्रॉड। उस पर हम आए और उनका विषय ज्यादा मत, इसको आप 1 मिनट में वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक जी। तो शेयर मार्केट में जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल, जैसे आपने जैसे 20 रुपए का शेयर खरीदे 1000, और जी तो शेयर प्राइसेस जैसे बढ़ गए, 500 रुपये बढ़ गया उस पर, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 30,000, तो आपने 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो लेकिन इसमें यह भी होता है कि शेयर मार्केट में आप पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो प्रॉफिट लॉस दोनों इसमें रहते हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक, आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और इस पर इस सब आगे बढ़िए।
और हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव, मतलब थोड़ा सा रुक के हम उनसे समझाएं अपनी बात को, तो वो समझ में आएगा। क्योंकि ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि परसेप्शन का जो लेवल वो नहीं होता जो हमारे ऑफलाइन मोड में होता है। तो जब हम थोड़ा आराम से बोलेंगे तो वो ज्यादा ग्रास्प कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो लिसनर है वो हो सकता है कि वो इन चीजों को उस तरह से अवेयर ना हो, तो उनको थोड़ा सा हम रुक के समझाएंगे, बोलेंगे तो वो समझेंगे। इफ विल कीप ऑन गोइंग समथिंग ना, इट विल नॉट, इट विल ऑफ नो यूज। बेसिकली आप इसके बदले में आप फ्रॉड और यस राइट, ठीक आप ठीक आप आपने वो बनाया मैं ना कोई हाँ। वो Fraud बनाया एनपीएस वगैरह के बारे में लाए थे लाए वो उस पर आए ना सीधे एनपीएस क्या फायदा है हाँ, वो बताइए। वो एक ब्रीफ में इनको बता हाँ, और वो भी उनके जो बहुत बेनिफिट की चीजें हैं सीधा सीधा उस पे आए हैं। तो मैं सीधा यहाँ पे आपको एक कंपैरेटिव दे देता हूँ जो पेंशन स्कीम्स हैं जी हाँ, ये यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस। तो एनपीएस जो है 3 तरह की, पहले जो ओपीएस की स्कीम चलती थी, जो ओल्ड पेंशन रिकॉर्ड्स ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी, जिसमें कि 50% आपको सैलरी का आपको पेंशन मिलती थी। एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक पेंशन है। तो इसमें जो आपकी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है 10% होती है बेसिक सैलरी की, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करता है इसमें 14%। इसमें इन्फ्लेशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, और इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई दर। फैमिली पेंशन इसमें जो आपका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसके हिसाब से आपको मिलता है। इसमें कोई मिनिमम पेंशन गारंटी नहीं होती है। इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका पेंशन मिनिमम रहती है। और लमसम अमाउंट जो होता है इसमें जो आपको मिलता है उसमें से आप 60% जो है कॉर्पस जो बन रहा है आपका, उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं टैक्स फ्री। एनपीएस में जो है कि मार्केट रिस्क रहता है इसमें, और रिटर्न्स जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं मार्केट के साथ। इसी तरह से यूपीएस जो है उसमें आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसमें 10% आप बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूशन रहता है, सरकार की तरफ से 10% रहता है। उसके अलावा एक एस्टिमेटेड 8.5% ऑफ बेसिक पे और डीए एक पूल कॉर्पस पे रहता है। और महंगाई दर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन इसमें रहता है एआईसी पे इंडेक्स के हिसाब से। 60% एम्प्लॉय पेंशन जो उसमें फैमिली को मिल जाती है इनकेस कोई दिक्कत होती है। तो कम से कम इसमें 10,000 रुपये आपकी, अगर आपने 10 साल से ज़्यादा काम किया है, सर्विस करी है, तो मिनिमम पेंशन आपकी 10,000 रुपये रहती है। और इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं रहता है। अगर आपकी सैलरी, अगर आपने पूरा 25 साल का आपने किया है इसमें, तो 50% आपकी जो गारंटेड पेंशन इसमें रहती है। अगर आपने यूपीएस में आपने एनरोल किया है तो, और आपने करीब 25 साल काम किया, तो 50% जो आपकी सैलरी है वो आपको इसमें मिल जाती है एज अ पेंशन। रिटायरमेंट के टाइम पे एनपीएस में आपको मंथली पेंशन मिलती है और रिवेन्यू में आपको लमसम मिलता है। अब स्कैम पे आ जाते हैं। थोड़ा सा हम फाइनेंशियल जो स्कैम्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं। बताइए। मैं थोड़ा फ्रीली बोलूं। हाँ जी, आप फ्री। ऑन है क्या? ऑन है। थैंक यू, आप सबने मुझे मौका दिया। आजकल देखिए, अखिल जी ने तो आपको बताया कि पैसे कहाँ लगाने हैं, किधर लगाने हैं, कहाँ आपको सेविंग हो सकती है, कहाँ कैसे आप अपना सिस्टम बना सकते हैं, जो कुछ भी है सारी बातें ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे को जाना तो बैंक में ही है, बैंक में ही पैसे होंगे मेरे, और आजकल सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होते हैं वो बैंक के साथ होते हैं, विच इज वेरी कॉमन, जिसे हम साइबर फ्रॉड करते हैं कहते हैं। आप साइबर का मतलब देखिए, 1914 या 1916 से पहले कोई नहीं जानता था कि साइबर होता क्या है। जब डिजिटल इंडिया आया, डिजिटल इंडिया में मोदी सरकार ने सबसे पहले जो लॉन्च किया वो यही किया कि भाई बैंकों को आपके साइबर, आपके मोबाइल के साथ जोड़ दिया।
आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी ऑपरेट करना चाहें आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन कितना स्मार्टली कर सकते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम में से कोई भी इतना पूरी फुली अवेयर नहीं होता है, इतनी उसके अंदर स्मार्टनेस नहीं होती है कि वो उसको पूरे बैंक की तरीके से उसको ऑपरेट कर पाए, इसीलिए उनके साथ में फ्रॉड हो जाते हैं। आजकल देखिए कि हर किसी के पास तो स्मार्टफोन है, शायद मेरे ख्याल मोर देन 80 या 90% लोगों के पास में स्मार्टफोन होगा और वो इसका यूज भी कर रहा है, ठीक है। एंड हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों को मालूम है कि स्मार्ट का मतलब क्या है? शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मार्ट का मतलब क्या है। साइबर वर्ल्ड के जो है वो सबसे ज्यादा जो फ्रॉड करता है वो आपके स्मार्टफोन से ही करता है। उसकी दो हमारे में सबसे ज्यादा वीकनेस होती हैं। पहले नंबर पे वो लालच देता है कि बाय वन गेट वन फ्री। आप लालच में उस लिंक को क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं वो हैकर होते हैं, सीधा अपने पास ले जाएंगे और आपका बैंक साफ। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, स्पेशली जैसे ई कॉमर्स है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि स्कैम को रोकने के लिए हमें करना क्या है। हमें स्मार्ट का मतलब पता होना चाहिए। आज मैं आपको बड़ा इजी तरीके से बताता हूं कि व्हाट इज स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है। पहली चीज, पहला वर्ड है एस। मैं इसे बोलता हूं कि ये आपका सीक्रेट सेक्रेटरी है। एस स्टैंड फॉर सीक्रेट सेक्रेटरी। इसको इतनी बातें पता हैं जितने शायद आपकी वाइफ को भी नहीं पता होंगे। इसको मालूम है आप कहां मैसेज कर रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, कैसे मैसेज कर रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, आपने पैसा कहां लगा रखा है, कहां आपके पास आना है। am I right? सभी जानते हैं। सो ये सीक्रेट सेक्रेटरी है। सो इसको बड़े जितने इजीली आप इसको चला रहे हैं उतना इसको संभाल के भी चलाइए। दूसरा वर्ड है जी एम। एम मतलब मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। इसका मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन आपके हाथ में रहना चाहिए। अगर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन आपके हाथ में नहीं है तो समझ लीजिए ये आपका सेक्रेटरी भी नहीं है, ये उसी का हो जाएगा जिसके हाथ में मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन है। फिर आप ये मत कहिएगा कि मेरा अकाउंट खाली कैसे हुआ, मेरी सारी सीक्रेट बातें दूसरे को कैसे पता चली, मेरा सारा कुछ इधर उधर कैसे हो गया। इट्स वेरी सिंपल। आप स्मार्ट का मतलब याद रखिएगा, आपके साथ होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। कैसे होंगे? जब आपका मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन आपके पास है तो अब दूसरा आदमी उसको कैसे टैकल कर सकता है। हाँ, ये है कि मैं लालच में, मैं डर में, मैं दूसरे में आके अपना ओटीपी किसी को दे दूं या डर की वजह से किसी को अपना बता दूं कि मुझे आता नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, हम फरीदाबाद में एक प्रोग्राम कर रहे थे। वहां एक लेडी को रोज मैसेज आते थे। उसको मैसेज आया कि अगर मेरा ये वाला मैसेज अगर आप 10 लोगों में पास, 10 ग्रुप में अगर आप पास करोगे तो आपके ऊपर लक्ष्मी की वर्षा होगी। तो उन्होंने पास कर दिया। जैसे ही पास किया तो आप यकीन मानेंगे लक्ष्मी तो आई नहीं, उनके अकाउंट में से 22,000 रुपए निकल गए, क्योंकि उसके पीछे जो है वो एक कोड वर्ड था। वो जैसे ही जिस लोगों ने उसको टैप किया उन सबके साफ हो गए। सो हम लोग रोज राम राम जी और तीसरे तीसरे मैसेज 90% लोग फॉरवर्ड करते हैं, जो गलत है। अगर आप मैसेज नहीं करना चाहते हाथ जोड़ दीजिए। मैसेज है कि हाँ मेरे को मैसेज मिल गया भाई, थैंक यू। आई मीन डोंट शेयर इट। लेकिन हम लोगों में एक बड़ी अच्छी कह लो, गंदी कह लो, कुछ भी कह लो, कि अगर कोई चीज अच्छी लगती है हम सबको फॉरवर्ड कर देते हैं, बिना जाने ये कहां से आया, इधर से आया, कौन भेज रहा है, कुछ नहीं। यानी आप यकीन नहीं मानोगे कि कितना स्कैम होता होगा। डेली डेली करोड़ों के हिसाब से होता है, करोड़ों के हिसाब से, जिसकी पकड़ नहीं है। सो इसीलिए मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट यही है कि अपने सीक्रेट सेक्रेटरी को अपनी जेब तक ही सीमित रखिएगा, किसी दूसरे के साथ शेयर मत कीजिएगा। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन आप अपने पास रखिएगा। साइबर से बचना है तो ये बहुत जरूरी है। कल को अगर आप कहेंगे जी सानी जी तो बोल गए, तो हमने तो सुना और भूल गए तो भूल गए। तीसरा इसका वर्ड है जी ए, जिसको कहते हैं अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। अवेयर होना बहुत जरूरी है। डेली गवर्नमेंट नई नई चीजें इशू करती है, वो अलर्ट इशू करती है कि ऐसा मत करो,
ये मत करो, ये वाली चीजें आप नहीं करनी है, वो नहीं करनी है। लेकिन हम 90% उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए हम उल्टी सीधी चीजों पे ध्यान देते हैं। हम गेम्स के ऊपर ध्यान देंगे, हम फिल्मों के ऊपर ध्यान देंगे, हम इंटरटेनमेंट पे ध्यान देंगे। तो वो वाली जो अलर्ट है, जो अवेयरनेस है, उसको तो हम इग्नोर, कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अखिल जी आपको दिखा रहे थे, आई मीन आपको पता होना चाहिए कि भाई पैसा कहाँ लगाना है। मुझे तो नहीं पता कहाँ लगाना है, वो आपकी इच्छा है, आप जहां मर्जी लगाइए, लेकिन पैसा लगाने के बाद में पैसे को कंट्रोल करना वो आपके हाथ में, क्योंकि आपके हाथ में स्मार्टफोन है। आजकल बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। पूरा बैंक, मोदी जी ने पूरा बैंक आपकी मुट्ठी में दे दिया है, आपको लाइनों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और इसका सॉफ्ट टारगेट कौन होता है? नौकरी पेशे वाला आदमी, जिसको रिटायरमेंट का खूब सारा पैसा मिलता है। और साइबर क्राइम वालों को मालूम होता है कि भाई फलाना आदमी रिटायर हो रहा है तो इसको मोटा पैसा मिला है। मोटा पैसा मिला है तो पक्की बात है उसके पास तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, वो तो बैंक में उठा के डाल देता है। और बैंक उनके लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि 90% आदमी डरता है, लफड़ों में नहीं पड़ता। सो मैं ये बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट ऑपरेशन के साथ साथ अलर्ट एंड अवेयरनेस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्मार्ट तो आप हैं, स्मार्टफोन भी आपके पास है। स्मार्टफोन में, अच्छा पहले आप देखते होंगे कि पहले घर के सारे काम, कोई भी कम्युनिकेशन होता था, वो क्या करती थी? वाइफ करती थी। भाई स्कूल जाना है, बच्चों से मिलना है, पेरेंट्स को दवाई देनी है, रिश्तेदारों से निभाना है, कुछ भी करना है, तो वाइफ से बढ़िया कम्युनिकेटर कोई नहीं था। लेकिन स्मार्टफोन में भी वाइफ है। अब हंसोगे, कैसी है वाइफ? है। यहाँ डब्ल्यू जो स्टैंड करता है वो व्हाट्सएप पे करता है, जो मेरे ख्याल सभी के फीचर सभी के पास में है, सब लोग उससे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन कम्युनिकेट क्या करते हैं? अजूल फजूल काम की बातें तो 1 या 2% ही होती हैं। 90% जो है वो फालतू फालतू की चीजें। दूसरे नंबर पे आई इंस्टाग्राम, जहां फैशन, बेचना, खरीदना, टेक्नोलॉजी से, क्योंकि देखिए ये क्या करते हैं, ये आपके ऊपर पहचानते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो इंस्टाग्राम पे डाल देंगे और आप बड़े मजे से उसको देखते हैं। लेकिन यही नहीं पता, जहां आपने बटन क्लिक करते हैं उसमें कई फ्रॉड भी आ जाते हैं। लेकिन ये तो बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी कंपनियां काफी ज्यादा अलर्ट है, तो वहां से फ्रॉड होने के चांसेस कम है। तीसरा है फेसबुक, वाइफ का। फेसबुक से क्या है, हम लोगों को बताते हैं हम फलां जगह जा रहे हैं। अरे भाई क्यों बता रहे हो? चोरों को क्यों इनवाइट कर रहे हो? आप जा रहे हैं तो आप जाओ ना। लेकिन हम स्पेशली लिखते हैं कि वी आर फ्लाइंग फ्रॉम हियर टू देयर। अरे क्यों भाई? फैमिली की फोटोग्राफ डाल देते हैं, फैमिली के जन्मदिन, फैमिली के, फिर वहीं से मैसेज आते हैं जी मुबारक हो, आप भी रिसीव कर लेते हैं, हाँ जी ठीक है, कोई कोई जान पहचान वाला ही होगा। कोई कह रहा है कि मैं आपको गिफ्ट भेज रहा हूँ, गिफ्ट में गड़बड़ हो जाएगी। Can I have a water please? Thank you. मुझे बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, प्लीज आई एम सॉरी। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट है ई, दिस इज ई कॉमर्स, जो हम आजकल ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं। ऑनलाइन परचेसिंग में फ्रॉड होते हैं। अगर तो आप ढंग की साइट पे गए हैं जो काफी सारी फेमस हैं, और उसमें तो फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जहां आपको लालच देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, या आपको अब पास दिए जा रहे हैं, या आपकी लॉटरी निकल रही है, या आपका कुछ भी हो रहा है, ये सब फ्रॉड है, इनसे आपको दूर रहना है। ठीक है। तो यहां भी मेन काम जो कर रही है वो वाइफ ही कर रही है। हम लोगों का डेली के रूटीन के काम में, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, या इंटरटेनमेंट चैनल हो, यूट्यूब हो, या फिल्मों का हो, या कुछ भी हो, वहां पे आपको मालूम नहीं है कि ये कहां से आ रहे हैं, क्योंकि ये तो सारे ब्रांडेड हैं, मेटा के हैं।
ये जितने मैंने बताए ये मीटर के हैं, ये सेफ है, यहाँ आपको कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं है। लेकिन चांसेस वहां नुकसान हो सकता है जिस आदमी को मैं जानता नहीं, वो मेरे को मैसेज भेज रहा है और उस मैसेज को मैं खुद उसको देख रहा हूं और खुद उसको यस कर रहा हूं या ओके कर रहा हूं, दैट इज डेंजरस। क्योंकि कंपनी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट आपने किया है, उन्होंने नहीं किया है। हम जनरली क्या करते हैं कि गलती जो है वो दूसरों की निकालते हैं कि हमको किसी ने लूट लिया, हमारे साथ गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं है, हम ही लालच में फंसते हैं। किसी ने बोल दिया कि भाई डर के मारे बोल दिया कि आज रात को आपकी बिजली कट जाएगी, आप बिल पे करो। आप डिजिटल अरेस्ट का आजकल आप लोगों ने पढ़ा है, खूब देखा भी है कि जी आपके पार्सल में से ड्रग्स निकली हैं जी, ये समथिंग लाइक दैट आप देख रहे हैं, डेली आ रहा है। इसमें लोग क्या है कि आप डर के मारे भी आप उसको फॉलो करते हैं। आप एक बात याद रखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं देती है, कोई मैसेज नहीं होगा व्हाट्सएप पे। लेकिन क्योंकि हमारी आदत है व्हाट्सएप पे, और जैसे ही व्हाट्सएप पे अलर्ट आता है हमारी जान निकल जाती है कि यार पता नहीं क्या हो गया। जबकि आपने तो कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में व्हाट्सएप पे बात ही नहीं की, अब डर क्यों रहे? लेकिन 90% लोग डरते हैं, हर आदमी डरता है कि मेरी बच्चे के साथ ये ना हो जाए। कई अभी तो ये कुछ नहीं, कई तो ये भी बोल देते हैं कि जी आपके घर में आपके फला आदमी को, क्योंकि जिसने आपका मोबाइल हैक किया उसको पता है कि आपकी वाइफ कौन है, आपके बच्चे का नंबर कौन सा है, आपके फादर का नंबर कौन सा है। वो तो किसी का बोल देगा जी एक्सीडेंट हो गया जी, मैं फला हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ जी, इतने पैसे दे दो जी, अब दे दोगे। अब तो एआई आ गया, एआई इज मोर डेंजरस। जहां उसके बेनिफिट है वो तो आपकी वॉइस की क्लोनिंग कर लेगा, आपकी वीडियो की क्लोनिंग कर लेगा, वो पता चलेगा कि आप ही बोल रहे हैं, आपके घर वालों को मैसेज भेज देगा, आप वो देखेंगे हाँ जी ये तो कृष्ण कुमार जी बोल रहे हैं, तो कृष्ण कुमार जी के नाम से पैसे भेज देगा, जबकि कृष्ण कुमार जी को पता ही नहीं होता है। सो बी अवेयर, जितने ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतनी खतरनाक भी हो रही है, क्योंकि चोर हमसे एक कदम नहीं कम से कम 10 कदम आगे है, वो बहुत तेज है। सो अलर्ट और अवेयरनेस तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट में मैंने आपको बताया सीक्रेट सेक्रेटरी है, ये तो आप सबको समझ में आ गई। ये अपना किसी को नहीं देना है, चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो। अभी लास्ट टाइम हम शायद करनाल में एक फादर ने अपने बेटे को बोला कि यार मेरे को ना बैंक ऑपरेट करना नहीं आता है, और ये अभी एक नया मैसेज आ गया है कि भैया आप अपने फोन को बैंक के साथ में लिंक करो, क्योंकि आजकल बिना फोन के बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं होता है, आप सब जानते हैं। अब उस बेचारे को आता नहीं था, उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा इसको कर दे, उसने कर दिया। अच्छा कर दिया तो हुआ क्या प्रॉब्लम, क्योंकि बुजुर्ग आदमी में एक बड़ी खासियत है, वो अपनी पासबुक लेके बैंक जरूर जाता कि भैया तू मेरे को इसमें अपडेट कर दे। वो जैसे ही बैंक में ऑपरेट देने गए देखा कि इसमें तो 3 लाख रुपए कम है। वो तो बैंक मैनेजर के ऊपर चढ़ गए, राशन पानी लेके खूब गाली गलौज की और बोला कि मैं पुलिस बुला रहा हूं। मैनेजर साहब ने उसको आराम से बिठाया कि भैया बैठ, तेरी बात हम सुनते हैं। उसकी पूरी बात सुनी, उसका अकाउंट देखे, उन्होंने बोला कि भाई फला फला डेट को इस अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ है, और ये जो अकाउंट है ये शो कर रहा है कि भाई ये किसका अकाउंट है ये आप बताओ। जैसे ही उन्होंने नाम बताया, अकाउंट नंबर बताया, एड्रेस बताया, वो बुजुर्ग आदमी के पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि उसके बेटे ने अपने नाम पे 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिया था। अब वो तो बुजुर्ग है, रिटायरमेंट का पैसा उसको मालूम ही नहीं था। खैर उन्होंने, मैनेजर साहब ने बोला कि भाई अब आप कहो तो मैं पुलिस बुलाऊं या FIR कराऊं, या पहले आप पता करना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी मेरे को टाइम था। वो गए, जाके अपने बेटे से पूछा कि भाई तूने ऐसे ऐसे किया। पहले तो कहने का कौन से पैसे? वो बोला ऐसे ऐसे मैंने बैंक में गया था तो मेरे को पता चला कि 3 लाख रुपए का तुमने गबन किया है, ले लिया। कह रहा हाँ वो मेरे को याद आया, वो मेरे को बिजनेस में पैसे की जरूरत थी, मैंने कहा लोन क्या लेना है पापा, मैं आप ही के अकाउंट से ले लेता हूँ, मैं आपको जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। अब ये तो पिताजी भी जानते हैं कि वापस तो आना कोई नहीं, अब ये तो गए। सो इसीलिए ये मत सोचना कि आप फैमिली मेंबर को फोन दे दोगे वो ऑपरेट करेगा। अब किसकी क्या नीयत है यार, कौन जानता है?
तो अपने सीक्रेट सेक्रेटरी को अपने पास ही रखिएगा और मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन अपने हाथ में ही रखिएगा, और फ्रॉड से बचने के लिए अलर्टनेस और अवेयरनेस भी रखिएगा। ये बहुत जरूरी है। मैं तो बोल के यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन करना आप ही को है। आप कहोगे जी साहनी जी बाद में आके मेरे को समझाएंगे, वो ही करेंगे, वो कुछ हम कुछ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने काफी सारी अलर्ट दे रखी हैं, अवेयरनेस दे रखी हैं। अगर फ्रॉड गलती से हो भी जाता है, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर सपोज करो कि थोड़ा सा हो भी जाता है, कि कईयों के साथ हुआ, सबसे पहले तो नियरेस्ट जो भी एटीएम सेंटर है वहां जाओ, इमीडिएटली जाके रसीद निकाल लो कैश की, ताकि इतने बजे आप उस समय वहां पे मौजूद थे। ये तो प्रूफ है ना कि आपने वहां से वो रसीद ली है कैश विड्रॉल की। या कैश विड्रॉ मत करो, खाली स्टेटमेंट की निकाल लो, एटीएम ये निकाल देता है, ठीक है नहीं। वो जैसे ही आप निकालेंगे, इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि इस समय आप यहां थे, इसका मतलब फ्रॉड आपके साथ हुआ है। दूसरा 1930 नंबर है, नोट करो, साइबर क्राइम का 1930 नंबर है। आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करो और उनको बोलो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और ये हुआ, और बकायदा हो सके तो उस रिसीट की कॉपी उसमें डाल दो कि मैं इस समय दिल्ली में बैठा हूं और कानपुर में मेरे कार्ड से या मेरे फोन से ये हुआ। क्योंकि ये इतना फास्ट है, जितनी देर में मैं बात कर रहा हूं इतनी देर में ही कम से कम नहीं तो 10,000 फ्रॉड हो गए होंगे। ये बहुत तेजी से काम करता है। ये मत सोचिएगा कि किसी एक आदमी के पास में ये पैसा गया, ये मत सोचिए कोई एक आदमी इसको काम कर रहा है, इसको कोई एक आदमी काम नहीं कर रहा है। और अगर स्क्रीन शेयरिंग ऐप उसने किसी तरह से आपसे इंस्टॉल करा ली, तो जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वही सेम स्क्रीन आपके जो दूसरा आदमी है, स्कैमर है, उसको भी दिखेंगी। तो ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखें। एक तो आपके फोन के अंदर जो अकाउंट्स खुले हुए हैं, बने हुए हैं, वो आपके अपने होने चाहिए, किसी थर्ड पार्टी का नहीं है। इन केस कोई अकाउंट ऐसा आपको दिख रहा है कि उसमें बना हुआ है, तो आप उसको इमीडिएटली रिमूव कर दें। अदरवाइज आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटोज सारी उसके साथ शेयर हो सकती हैं। तो एक ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें। और ये थोड़ा सा, हाँ जी धन्यवाद, हमारे डोमेन एक्सपर्ट ने बताया। मैं कुछ अब जो इन्होंने बताया उसको बेसिक जरा सारांश में बताना चाहूंगा। देखें, आज की डेट में डाटा हमारा करेंसी है, जो डेटा है हमारा यही करेंसी है। हर एक को डेटा चाहिए। आज जितने बड़े बड़े, अगर आपने देखा हो तो आज से कुछ दिन पहले एक आदमी था जिसने कुछ डेटा, कुछ बहुत बड़ा डेटा जो है जीबी में उसने कर जो है, और जिसको फिर किसी एम्बेसी में रहा और बहुत दिन तक वो अमेरिकन नेशनल था और उसको वहां अमेरिका का सरकार पकड़ने के लिए था, और तब जाकर जो है वो एम्बेसी में रहा और बहुत दिन तक ये चला। तो डेटा करेंसी है। इस डेटा को समझने के लिए हम अपना कोई भी जो डेटा है, कोई भी सूचना है, कम से कम दूसरों के साथ शेयर करें। मैं सिर्फ थंब रूल बताऊंगा। तो ये बेसिक चीज है। दूसरी बात है, जब हम ऑनलाइन कहीं जाते हैं, जैसे ही ऑनलाइन हमें कुछ देखना होता है तो सबसे पहले देखें कि उसमें आना चाहिए, जो भी वेबसाइट वगैरह है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जो एस वाला शब्द है, HTTPS, जो एस वाला जब तक नहीं है तो उस वेबसाइट पे मत जाएं। तो जैसे ही कोई आता है तो वेबसाइट को ध्यान देखें कि उसमें लिखा होगा हमेशा HTTPS, जो अगर सरकार से अप्रूव्ड है कोई तो हमेशा HTTPS लिखा होता है उसमें। तीसरा जो है, जब भी किसी, आजकल जो डेटा जिससे आपसे लिए जाते हैं, एक APK फाइल आता है, उसमें भी APK लिखा होता है। तो जैसे ही कुछ आता है उसको ध्यान दें। तो सारांश यह है कि जब इस प्रकार के आते हैं तो कोई भी चीज बहुत फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाली कहानी में ना रहें, और हम लोग हमेशा सोचें कि क्या हमारे लिए रेलेवेंट है, क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या हमने किसी से मांगा है। अगर नहीं मांगा है तो हमने खोलना नहीं है, हमने नहीं लेना है। अगला इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो लिंक आपको भेजता है उस लिंक को कभी ना खोलें जब तक कि आप उसको जानते हैं। किसी ने, तीसरे ने बोला कि जी अच्छा ये लिंक दे रहा हूं, आप इस पर पैसा दे दो या इस पर ये दे दो,
कभी भी कोई दिए हुए लिंक पे कभी मत खोलें। अगर सपोजिंग हमें किसी ने बोला एसबीआई को हमें देना है, ये लिंक पे पैसा दो, तो आप एसबीआई वेबसाइट में जाओ और एसबीआई वेबसाइट से आप सारी कार्रवाई करो, वो लिंक से मत करो। जैसे ही आप लिंक करोगे तो लिंक हमेशा इस प्रकार टेलर मेड होते हैं कि जो उसका डिजाइन है वो ये करेगा। अगला, जो इनका जो कोई भी चीज जो अनयूजुअल लगे, जो बहुत अच्छा लगे, जो सत्य नहीं हो सकता, वो उस चीज को हमेशा विश्वास मत करो, सजग हो जाओ। अगर सामान मान लो कोई एक कलम है, यूनिबॉल का पेन है, वो मार्केट में मान लो 60 रुपए मिलता है और कोई हमें 20 रुपए में दे रहा है, तो इसका मतलब वो सत्य नहीं हो सकता। तो हमें कोई बोलता है जी हमें कोई फ्री दे रहा है, इस दुनिया में कोई भी चीज कोई फ्री नहीं देता। कोई फ्री तभी दे रहा है, उसको कुछ ना कुछ आपसे हासिल करना है। तो ये भी एक सत्य है जो गांठ बांध कर रखा जाए। अगला, कोई भी पासवर्ड, कोई भी चीज जो बताया गया था अभी, उसको वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी को मत बताएं। अगर आपको हो तो कहीं ऐसी जगह रखें जहां सेफ सिक्योर रखे रहें, ताकि बाद में कल भूल जाएं। और उसको बीच बीच में हर एक पीरियोडिक महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपडेट करते रहें, चेंज करते रहें। अगला, किसी भी अनवांटेड साइट पे ना जाएं। आदमी की जो उम्र होती है आप सबकी, कोई भी चीज हर एक को पता है कि भाई इस उम्र में आदमी कैसे फंसेगा, तो वैसा कुछ फोटो दिखाएगा, वैसा कोई लिंक दिखाएगा, वैसा कोई बात करने के लिए बोलेगा। आदमी की नेचर होती है कि आदमी सोचता है कि हाँ ये बड़ा सही होने वाला है, और इसी चीज का कोई दुनिया में आपका फेवर कोई आपके लिए नहीं बैठा हुआ है। हर एक आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो उसका कुछ मोटो होगा। तो ये समझें, अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो कुछ ना कुछ उसका मोटो है। तो हमेशा आपको सोचना चाहिए कि भाई हमें क्यों ऐसा बोल रहा है, हम ही क्या, ऐसा तो है नहीं कि हम सारे लोग सलमान खान और आमिर खान हो गए कि सब हमें ही बोलेगा। तो हमें इस चीज का सतर्क होना चाहिए। अगला, अपने फोन में हमेशा वो डू नॉट डिस्टर्ब का वो एक्टिवेट कर दें, उसमें जाकर वो आप डाल दें, ताकि बेकार के जो इस प्रकार के जो कॉल आते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सके और ना आए आपके पास। अगर कोई कॉल आ रहा है जिससे आपको लगता है कि इसको हमें जरूरत नहीं आ रहा है, तो वैसे बिना कोई उसको उसमें रिस्पॉन्ड मत करो। जैसे ही उसका कॉल बंद होता है या उसी समय जो है फिर ब्लॉक कर दो। अगला, कोई भी चीज जो किसी, अगर आपने नहीं मांगा है, कोई आपको भेज रहा है, तो कभी मत खोलो। जब तक आप किसी को नहीं जानते हो, आप नहीं पहचानते हो, तो हो सकता है किसी को बुरा लगे, हो सकता है इसमें किसी को छूट भी जाए, लेकिन जब तक आप किसी को नहीं पहचानते हो, उसके दिए हुए कोई भी चीज को ना खोलो। कम से, क्योंकि स्मार्टफोन जितना आसान है उतना ही हमें आसानी से हमें कोई मूर्ख बना सकता है, हमें उसका गैर इस्तेमाल कर सकता है। अगला, जब भी आपको लगता है कि हाँ हमसे हमें कुछ गलत हो गया है, हमसे कुछ ये हो रहा है, तो हमेशा अपने हायरार्की को बताओ। जो भी आपके हायरार्की है हमेशा आपकी मदद के लिए है। ऐसा नहीं कोई तुरंत अपने हायरार्की को बताओ, अपने दोस्त को बताओ। ठीक है, कोई थोड़ा समय सोच सकता है कि यार हम तो मूर्ख बन गए, बट यहाँ मूर्ख तो बड़े बड़े लोग बन जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत आसानी से अपना ये कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा किन्हीं का जो सवाल हो वो सीधा सवाल रखें, हमारे एक्सपर्ट जवाब देंगे। धन्यवाद। अभी सोशल मीडिया पे कुछ लोग पूछ रहे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग है, इसके बारे में कोई अगर ठोस जानकारी हो सके कि मतलब किससे कैसे बचें, या क्या है, कैसे पता करें इसके बारे में, ऑनलाइन गेमिंग और जुआ। गेमिंग जो है, हेलो, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, पहली बात तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है कहीं भी, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है तो इट मींस कि इसमें 90% चांसेस हैं इसमें फ्रॉड होने के, ज्यादा चांसेस हैं। आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में या जल्दी उसमें जाने के लिए आप, मेरा तो यही सजेशन है कि आप ऑनलाइन गेमिंग को आप अवॉइड ही करें, क्योंकि ये कहीं से भी ये लीगल भी नहीं है, इट इज 100% इलीगल प्रोग्राम। एंड क्योंकि आपको भी पता है कि बाहर की कई कंट्रीज के लोग जो हैं इसको गेमिंग के थ्रू आप लोगों को दे रहे हैं। गेमिंग के अलावा आपको फंड भी वो कह देंगे कि भाई हम आपको इजीली लोन दिलवा देंगे, वो भी
है नहीं है, क्योंकि ये सारे का सारा स्कैमर्स का ही धंधा चल रहा है। सो मेरा तो यही सजेशन है कि आप मत कीजिएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं, ये यूपीएस से संबंधित प्रश्न आया है कि यूपीएस में ठीक है जो लास्ट 6 मंथ की जो पे है वो मिलता, उसका एवरेज मिल जाएगा, वो जो है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारे पैसे जमा होते हैं, जो हमने पैसे जमा किए, जो 10% जमा होता है, वो फिर पूरा जो कॉर्पस बनता है गवर्नमेंट की तरफ से 18%, तो वो कहाँ जाता है, वो क्या वो मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा, इस पर क्लैरिटी है कुछ? इसमें तो बस जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, इसमें 10 साल की सर्विस के बाद आपको 10,000 रुपये इसमें पेंशन मिलती है। और अगर आपके पूरे 25 साल की अगर आपकी सर्विस है तो आपकी पूरी फुल पेंशन मिल जाती है इसके हिसाब से। इस पे हम और क्लैरिटी लेंगे। दरअसल ये प्रश्न उनका ये है कि ये तो गवर्नमेंट ने बताया कि 10,000 रुपया पेंशन मिलेगा, लेकिन मान लीजिए कि किसी के बहुत ज्यादा रुपया तो ठीक ठाक जमा होगा, अंदाजा हम लगा सकते हैं कि एक ठीक ठाक अमाउंट जमा हो जाएगा, और इसके एवज में मात्र 10,000 रुपया महीना मिल रहा है, तो क्या बैंक रेट से लोग ऐसा कहते हैं कि बैंक रेट से भी कम हो जाएगा, तो क्या वो कॉर्पस, ऐसा तो नहीं कि वो कॉर्पस मिलेगा उसके अलावा 10,000 है, या 60% मिलेगा, 40% मिलेगा? इसके अलावा है ये, इसमें आपको एडिशनल पे आउट मिलता है रिटायरमेंट के ऊपर। मतलब जो आपके दो पेंशन जो मिल रही है 10,000 रुपये की, उसके अलावा जो कॉर्पस बना है आपका, वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एडिशनल पे आउट मिलता है उसको, इसमें ग्रेचुइटी बेनिफिट्स भी होते हैं। कितना मिलता है? अब ये तो 10,000 ही दिखा है। अच्छा, इस पर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, तो हम लोग इस पर फिर हम आपको ये इंटीमेट करेंगे इसको लेकर के कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल्कुल क्लियर कट जो गाइडलाइंस आती हैं तो हम इस पर बताएंगे। अभी इस पर थोड़ी सी स्पष्टता का अभाव दिख रहा है कि जो यूपीएस के गाइडलाइंस में है, इसके अलावा जो आपका पैसा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा कॉर्पस? आपका पैसा पूरा मिलेगा, हाँ, प्लस 10,000 रुपए जो है वो कॉर्पोरेट का वो भी मिलेगा। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट्स इनके हिसाब से जो है कि 1/10 जो लास्ट राउंड पे है आपकी, वो हर 6 महीने में आपको उसका मिलना चाहिए। जो 1/10 आपकी जो लास्ट राउंड सैलरी है उसका मतलब 10वां हिस्सा जो है हर 6 महीने में आपको मिलना जाएगा 1/10। नहीं, ये तो स्पष्ट है कि 1/10 मिलता है। अच्छा ठीक है, हम लोग अभी आगे प्रश्न को लेते हैं। अभी हमने पहले भी नंबर दिया है, अगर अभी भी किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो हमने जो नंबर पूर्व में दिया है उस पर आप पूछ सकते हैं। 011-243-69484 इस पे। जब तक कोई प्रश्न आ रहा है तब तक सर आप कुछ और बताना चाहेंगे सर? नहीं आपने बहुत अच्छा बोला। तो आज जो बात जो जितनी बताई गई उसमें बेसिक बात समझने का ये था, जो मैं सारांश में रखूं तो एक हमारी जरूरत क्या है और एक हमारी चाहत क्या है। तो हमें चाहत को कम रखना है, जरूरत को पूरा करना है, ये कहने का सारांश था। दूसरा ये था कि जब आप कम उम्र में, जैसे हम लोग जो है आईटीबीपी में बहुत जल्दी ज्वाइन करते हैं, 20 साल के आसपास में ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस समय जब तक आपकी शादी नहीं होती है उस समय जो है आप 50 से 60% अपना सेविंग कर सकते हैं। वही जो समय है कि आप सबसे ज्यादा सेविंग कर सकते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी और आपकी सेविंग की जो क्षमता है वो घटती चली जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 1930 पर साइबर फ्रॉड हुआ उसके उनके साथ, और वो कह रहे हैं कि हम 1930 पर जब हम कॉल करते हैं तो डायरेक्ट कॉल वो नहीं लेते, डायरेक्ट कंप्लेन उस पर दर्ज नहीं करते। क्या ऐसा कुछ है? इस पर क्या प्रोसेस है उसका? अभी ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई जगह पे साइबर पुलिस स्टेशन बना दिए हैं, जहां आप नजदीकी अपने पुलिस स्टेशन, क्योंकि साइबर सेल अभी मैक्सिमम थानों के साथ में अटैच हो चुका है हुआ है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं कंप्लेंट, और अगर ऑनलाइन नहीं जाना चाहते तो आप अपने नियरेस्ट थाने में जाके साइबर सेल वालों के पास में जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। कम से कम हर एक जिला में एक थाना को
तो हम विशेषज्ञों के उत्तर से उनको अवगत करा देंगे। और अब मैं यहीं पर श्री सहदेव सेठी, उप सेनानी ईएससी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करता हूं। थैंक यू। परम आदरणीय श्री सीएम केटी शर्मा, उप महानिरीक्षक शिकायतों कल्याण, महानिर्देशालय आईटीबीपी, श्री कमलेश कुमार कमल, द्वितीय कमान जनसंपर्क अधिकारी, महानिर्देशालय भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। आज हमारे साथ दो मुख्य अतिथि श्री अरुण जी और श्री अखिल जी। आप सबको आज के ये निश्चय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं महानिदेशक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस महोदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिनके कुशल मार्ग निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं श्री सीएम केटी शर्मा, उप महानिरीक्षक शिकायतों कल्याण, महानिर्देशालय को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपके अमूल्य मार्गदर्शन से निश्चय कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा रहा है और आज का भी कार्यक्रम भी सफल आयोजन किया जा सका है। सर, मैं आज के विशेष अतिथि श्री अरुण जी और श्री अखिल जी से भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि वो आपने हमारी बल के समस्त पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण विषय फाइनेंशियल लिटरेसी एंड साइबर फ्रॉड पर बहुत ही विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरूक किए हैं। मैं श्री कमलेश कुमार कमल, द्वितीय कमान जनसंपर्क अधिकारी, महानिर्देशालय का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने भरसक प्रयास से वंदे गुजरात चैनल एवं आईटीबीपी के सोशल मीडिया पर आज के इस कार्यक्रम को लाइव दिखाया। आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस कार्यक्रम के सुचारू आयोजन हेतु जिन पदाधिकारियों ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सहयोग दिया है उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। मैं बल की समस्त फॉर्मेशन, सीओबीज, बीओपीज पर तैनात पदाधिकारियों, उनके परिवारजनों को भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस लाइव टेलीकास्ट को देखा। महोदय, मैं आशा करता हूं कि ह्यूमन केयर फाउंडेशन भविष्य में भी इस बल के जवान के लिए कल्याणार्थ इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम करती रहेगी, जिससे न केवल हमारी बल के जवानों का बल्कि उनके परिवारजनों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वित्तीय साक्षर होना तथा साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय को भी जानकारी होना समय की मांग है। एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं एवं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत सर। धन्यवाद। अब इस फाइनेंशियल लिटरेसी एंड साइबर फ्रॉड अवेयरनेस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शिक्षा एवं तनाव परामर्श शाखा को बहुत बहुत बधाई। साथ ही अनुरोध करना चाहता हूं श्री सीएम केटी शर्मा, उप महानिरीक्षक शिकायत एवं कल्याण से, कि बल परिवार की ओर से श्री अरुण साहनी और श्री अखिल भटनागर जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। इंस्पेक्टर साहब, आप कमलेश आओ। बंद कर दिया ना? निश्चित तौर पर यह अपने तरह का विशेष सत्र था और अपने विचारों को जिस तरह से रखा गया है, हमें विश्वास है कि इससे हमारे बलकर्मी लाभान्वित हुए होंगे। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। नई सोच, नई पहल और एक नए निश्चय के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।